ओके। ठीक है। ये तो मुगड़ी तेरे लिए तो है नहीं ये। ठीक है ना, आप तो बिरमा को मदद कर सकते हो। ठीक है ना। मैं जाऊँ तो? नहीं, आप बैठे रहो, सुनो, मतलब एक्सेस करो। अनम्यूट रखो ना आपको। ओके, आप अभी अनम्यूट हो। तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि ये टॉपिक तो है ना, ये बहुत छोटे छोटे ही है। जैसे आपका पहला टॉपिक है टेंसेस, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन। ये सारे है तो इजी, लेकिन ये है ना, इनको अगर बेस्ट ढंग से अंडरस्टैंड करना है तो इसकी जो अभी मैं जो बता रहा था ना, छोटी छोटी चीजें, जैसे वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, तो इनकी क्या एक बेसिक जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो ये होगा तो फिर आगे क्या, ये टेंस है, नाउन, प्रोनाउन, इनको क्या रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है। फर्स्ट स्लाइड है इंट्रोडक्शन टू अल्फाबेट। दोबारा शुरू करते हैं अपन। जैसे मैं यूं कह रहा हूं कि हिंदी के अंदर, हिंदी से अपन वापस इंग्लिश की ओर चलते हैं, आपको समझ में आसानी से आएगा। जैसे हिंदी के अंदर होती है वर्णमाला। ये तो पता ही है आपको। वर्णमाला किससे मिलके बनती होती है? वर्ण से। ठीक है। वर्ण क्या है? जैसे ये क, ख, ग, घ, अड़े, ये वर्ण है। ये इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं समझने वाली। ठीक है ना। तो ये सारे जितने भी, ये पूरे मिलके इन वर्ण से मिल गई वर्णमाला। ऐसे ही जैसे हिंदी हिंदी के अंदर वर्ण है, वैसे इंग्लिश के अंदर क्या है? लेटर। लेटर, तो लेटर को क्या कहते हैं? वर्ण। ठीक है ना। अब लेटर कितने हैं इंग्लिश में? कितने लेटर है? 26 लेटर है। ठीक है ना। ए टू हिंदी में। जेड। हिंदी में तो तो इन पूरों को मिला के क्या बनती है? इसको अपन कहते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट। यहां तक क्लियर है? लिखा है। आगे हाँ। बढ़े हैं? बहुत बहुत देखा कर बोले। नहीं, लेटर्स और अल्फाबेट में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़े। हाँ। चलो, अब जो नई चीज आती है वो है, अब इंग्लिश में जब अपन लिखते हैं ना इंग्लिश, इंग्लिश को सीधी आपको समझ में आए ऐसी भाषा में बताते हैं। लिखने के दो तरीके हैं। यहाँ तक आ गया समझ में? हिंदी में तो एक ही लिखा जाता है बस, ये जैसे आपने लिख दिया कॉलेज। ठीक है। आपने लिख दिया ग्रामीण। मतलब कोई एक ही है लिखने का, लेकिन इंग्लिश में लिखने के दो तरीके हैं। एक तो अपन जैसे बड़ी एबीसीडी लिखते हैं ना, ये समझने के लिए है, वैसे बड़ी एबीसीडी ये कोई सही वर्ड है नहीं। बड़ी एबीसीडी में लिखते हैं। ठीक है ना। और एक लिखते हैं छोटी एबीसीडी में। ये लिखने के तरीके हैं, छोटी एबीसीडी। अब इस बड़ी एबीसीडी को इस लिखने के तरीके को क्या कहते हैं? केस कहते हैं। लिखने के तरीके को केस कहते हैं। कि कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है वो किस केस में लिखा हुआ है, यानी लेटर्स जो है वो किस फॉर्म में, किस रूप में लिखे गए हैं। अगर वो बड़ी एबीसीडी के फॉर्म में लिखे हुए हैं तब अपन उसको कहेंगे अपर केस। अपर केस। अगर वो छोटी एबीसीडी के फॉर्म में लिखे हुए हैं तब अपन उसको कहेंगे लोअर केस।
अब इनको याद रखने का तरीका क्या होता है? अप का मतलब क्या होता है? ऊपर। और लोअर का मतलब क्या होता है? नीचे। याद रह जाएगा ना, ऊपर मीन्स बड़ी एबीसीडी और लोअर मीन्स छोटी एबीसीडी। यहाँ तक क्लियर है? हम्म। लोअर। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर। हाँ। ओके। अब आगे। हाँ। ओके ओके, मैंने सुन हाँ, लिया। बेटा। हाँ हाँ हाँ। अब देखो हिंदी के अंदर आप ये देखते हो ना, जैसे ये क्या चीज है बताओ, ये ए से लेके ये क्या है बताओ हिंदी में? ए आ ई उ, ये क्या है बताओ? स्वर। स्वर है, वेरी गुड। तो जैसे ये हिंदी में स्वर होते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में जो ये वाली लाइन है, ये ए और। ई आई ओ वी, ये क्या है? वोवल। तो वोवल कितने हैं? 5। पांच। और ये शायद इसमें 11 होते हैं, हिंदी में कितने होते हैं मेरे को पता नहीं। अब ऐसे जो बाकी ये जितने भी है हिंदी में, ये यहाँ से लेके सारी लाइनें, ये इनको क्या कहते हैं हिंदी में? व्यंजन। व्यंजन। तो ऐसे ही ये जो बाकी बचे हुए ये है, ये सारे, ये क्या है? इंग्लिश में इनको कहते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स। कंसोनेंट्स बोलते हैं इसको। तो ये कितने हैं? 21। टोटल लेटर कितने हैं? 26। 26 लेटर है टोटल इंग्लिश के अंदर। ठीक है। हाँ। अब इसमें क्या क्या है? एक तो है वोवल, प्लस दूसरा क्या है? कॉन्सोनेंट्स। तो 26 में वोवल कितने हैं? 5। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। 5 वोवल कौन कौन से हैं ये आपको याद रखने हैं। ए, ई, आई, ओ। ओ एंड यू, ये 5 है कॉन्सोनेंट। अब बाकी सारे जितने भी बच गए हैं वो सारे क्या है? कॉन्सोनेंट है। यहाँ तक क्लियर है? हैं? कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ। ओके। अब जैसे अपन ने देखा था ना कि भाई इंग्लिश को लिखने के एक ढंग होता है, एक तरीका होता है, ठीक है ना? इंग्लिश राइटिंग जो होती है ना, इंग्लिश का लेखन, इंग्लिश को लिखने का अपना एक तरीका होता है। अब इसमें आप सारी ऐसे लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो। ये तो पूरी पूरी लोअर केस होगी, ये पूरी पूरी क्या होगी? अपर केस होगी। और कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिख दिया, इसमें फर्स्ट लेटर तो क्या है? कर्सिव। हाँ। नहीं, कर्सिव वो एक अलग चीज है, ये फर्स्ट लेटर तो इसका है, अपर केस है। और बाकी ये सारे क्या है? लोअर केस है। तो जो इंग्लिश को लिखने का जो तरीका है, उसमें एक चीज आती है, कैपिटलाइजेशन। 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 इसके कुछ नियम हैं। यानी अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर आप किसी भी वर्ड के अंदर उसका जो कैपिटल लेटर कब लिखोगे? फर्स्ट लेटर, यानी किसी भी वर्ड का, इसका जैसे अपना इसकी परिभाषा की बात करें ना,
तो किसी भी वर्ड का पहला लेटर, अंग्रेजी का पहला लेटर कैपिटल कब लिखना है? तो इसी को क्या कहते हैं? रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन। ये आ गया समझ में? क्लियर है? हम्म। आगे बढ़े? हाँ क्लियर है। क्लियर है तो बताओ, पिछली बार अपन ने पढ़ा था कौन कौन से रूल है कैपिटलाइजेशन के? हैं? कैपिटलाइजेशन के रूल कौन कौन से हैं? पहला रूल, स्टार्ट ऑफ सेंटेंस। जब भी कोई वाक्य शुरू करते हैं ना, इंग्लिश का वाक्य की शुरुआत, वो हमेशा कैपिटल लेटर से होगी। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है। क्या सही है ये? नहीं। हाँ, तो यहाँ क्या आएगा? फर्स्ट लेटर, ये जो फर्स्ट लेटर है ना, ये हाँ स्टार्ट ऑफ कैपिटल। सेंटेंस, ये आएगा कैपिटल में। बाकी सारा, और जब भी सेंटेंस पूरा होता है तो लास्ट में क्या तीन चीजें आती है, इसको क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। और वैसे इसका दूसरा नाम क्या है? पीरियड। पता है ना तेरे को, बताया मैंने पहले, पीरियड। तो पहला रूल क्या है? फुल स्टॉप के बाद, फुल स्टॉप के बाद पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, कैपिटल होगा। आ गया समझ में? मिटा दूं इनको? हम्म। दूसरा है प्रोनाउन आई। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। मतलब आई जहां भी आता है ना, आई, आई का मतलब क्या होता है? आई यानी मैं। तो मैं जहां भी आएगा, चाहे वो फुल स्टॉप के बाद हो या फिर सेंटेंस के बीच में कहीं भी आओ, तो आई हमेशा क्या आएगा? कैपिटल ही आएगा। ये कर्सिव में आई को ऐसे और लिखते हैं, अगर आपको पता हो तो। ये भी आई है, ये भी आई है। ठीक है, तो ये दूसरा रूल क्लियर है? हम्म। तीसरा है प्रॉपर नाउन एंड, हाँ तीसरा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाम समझेगा। प्रॉपर नाउन समझ में नहीं आई? मतलब हिंदी देखो मैं है। दोबारा बताता हूँ।
वैसे ये आगे आएगी। देखो नाउन इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा। मतलब किसी का भी नाम, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना वो सब नाउन है। अब दुनिया में चीजों में क्या क्या आता है, जैसे कोई पीपल आ गया, पीपल मतलब लोग। पर्सन आ गया मतलब आदमी। या कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कोई भी वस्तु आ गया। एनिमल आ गया, कोई भी पशु आ गया। ठीक है। या जगह, किसी स्थान का नाम, ये सारी चीजें नाउन कहलाती है। जो कुछ भी है, कंप्यूटर, ये पेन, गाय, भैंस, बाड़मेर, जैसलमेर, इधर उधर, ये सारी चीजें क्या है, नाउन है। अब नाउन होती दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। और एक होती है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन होती है वो एक बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है ना। जैसे मैंने कह दिया बॉय। ठीक है। जैसे मैंने कह दिया मैन। तो ये क्या है, मैन यानी आदमी। ठीक है ना। जैसे मैंने कह दिया कोई टाउन। टाउन यानी कोई कस्बा। ठीक है। या फिर जैसे मैंने कह दिया काऊ, गाय। ये तो है कॉमन नाउन, मतलब बॉय कोई भी हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने कोई स्पेसिफिक कह दिया, जैसे मैंने कह दिया लोकेश। अब ये तो एक ही है ना, बहुत सारे नहीं है, स्पेसिफिक है। ऐसे ही जैसे मैन है, मैन की जगह जैसे मैंने कह दिया किसी का नाम लिख लिया, जैसे राहुल। टाउन, जैसे मैंने कह दिया टाउन एक कॉमन नाउन है, और मैंने लिख दिया धोरीमन्ना। तो धोरीमन्ना क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे गाय है, गाय तो बहुत सारी हो सकती है, जैसे मैंने लिख दिया गंगा। ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन जितने भी है उनका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा, चाहे वो बीच में कहीं आ जाए, कैपिटल। वो कैपिटल होगा। थर्ड रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन। जैसे जैसे अपन एक दो उदाहरण लेते हैं। मैं लिखता हूं जैसे आई लिव इन ए स्मॉल टाउन अरनियली, और लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। मैं एक छोटे से कस्बे अरनियाली में रहता हूँ। अब ये स्पेसिफिक आ गया, ये प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये इसका जो ए है ये कैपिटल आएगा। अब यहाँ क्या हो सकता है, सिटी हो सकती है, सिटी का नेम हो सकता है, किसी कंट्री देश का नेम है, किसी शहर का नाम। कंट्री यानी देश का नाम। कोई नेशनैलिटी यानी नागरिकता। नेशनैलिटी यानी नागरिकता। नागरिकता जैसे कोई इंडिया का है तो उसको अपन क्या कहेंगे, इंडियन। ठीक है। अगर कोई रूस का है तो उसको क्या कहेंगे, रसियन। पाकिस्तान का है तो क्या कहेंगे, पाकिस्तानी। श्रीलंकन, ब्रिटिश। तो ये सारे, ये हो गया थर्ड रूल। नेक्स्ट क्या है, डे मंथ एंड हॉलीडे। फोर्थ है डे मंथ एंड हॉलीडे। 7 डेज है एक वीक के अंदर, है कि नहीं है, मंडे टू
संडे। संडे। तो ये सारे, ये बीच में कहीं भी आ जाते हैं तो ये कैपिटल में लिखे जाएंगे। 12 मंथ है, किस में लिखे जाएंगे? कैपिटल में। और कोई भी हॉलीडे, जैसे होली, दीपावली, क्रिसमस, ठीक है ना, बर्थडे, बर्थडे भी एक तरह का हॉलीडे है। तो आप बर्थडे भी स्पेशल है, इसको इसका भी बी क्या होगा? कैपिटल होगा, बर्थडे। ठीक है, तो ये सारे कैपिटल में होंगे। नेक्स्ट है लैंग्वेज। भाषा जितनी भी है ना, भाषाओं के नाम। पांचवा है लैंग्वेज, भाषा। ये बीच में कहीं भी आती है, चाहे हिंदी, संस्कृत, तमिल, कन्नड़, अंग्रेजी, इंग्लिश वगैरह वगैरह, तो ये सारा इनका भी फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा? कैपिटल होगा। नेक्स्ट है, ये बता दिया मैंने, सिटीज, कंट्री, नेशनलिटी और जियोग्राफिक लोकेशन। हाँ, जियोग्राफिक लोकेशन क्या होता है? जैसे कोई समुद्र हो गया, सी, समुद्र, उसका नाम होना चाहिए, जैसे टेथिस सी। ठीक है, खाली सी है तो वो स्मॉल लेटर में आ गया, क्योंकि वो कॉमन नाउन है। तो जैसे ही उसके पीछे कोई नाम जुड़ जाता है वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। माउंटेन हो गया, माउंटेन यानी पर्वतमाला। अब सिंपल माउंटेन है तो कॉमन नाउन है, लेकिन जैसे कोई नाम जुड़ गया, जैसे अरावली, अरावली माउंटेन, वो क्या होगा? कैपिटल होगा। तो ये हो गया जियोग्राफिक लोकेशन। फिर नेक्स्ट आपका है टाइम पीरियड एंड सिग्निफिकेंट एरा इन हिस्ट्री। जैसे कई बार होता है ना ये, हिंदी इंग्लिश में तो, जैसे लो युग, अपन ऐसे कहते हैं ना हिंदी में, आयरन एज। ठीक है, ये एक टाइम पीरियड होता है, मतलब एक ऐसा समय था जिसमें ये आयरन की खोज हुई थी, और उसमें ऐसे ही गोल्डन एज। ठीक है ना, तो ये इनके जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होंगे? कैपिटल होंगे। और ऐसे ही ये जैसे पूरा टाइम पीरियड है जब से ये अर्थ बनी है तब से लेके अब तक, इसमें अलग अलग भागों में उसको बांटा गया टाइम को। उनके अलग अलग नाम है, जैसे मीजोलिथिक, पेलियोलिथिक। ये हिंदी में लिखते हैं इनको ऐसे ही है, मीजोलिथिक। तो इनका भी फर्स्ट लेटर क्या होगा? ये टाइम पीरियड, इनका फर्स्ट लेटर इनका भी कैपिटल होगा। और लास्ट है टाइटल। टाइटल, टाइटल तो मैंने बता दिया किन टाइटल किन, हिंदी में क्या? किसको? टाइटल को हिंदी में। टाइटल को हिंदी में तो पता नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ उसको, आपको समझ में आ जाएगा कि इसको टाइटल कहते हैं। जैसे मान लीजिए शॉर्ट फॉर्म, टाइटल का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। जैसे डॉक्टर है सपोज दैट, तो डॉक्टर का टाइटल क्या होगा? कैपिटल डी और आर, और फिर ये डॉट लगेगा, ये हो गया। मान लीजिए टीचर है, टीआर। तो उसको आप लिखेंगे टी आर, ये टाइटल है। जैसे कोई आदमी है, मिस्टर, एमआर। मिस्टर, तो अपन इसको क्या लिखेंगे? एम आर। अगर कोई औरत है, मिस्ट्रेस, तो उसको क्या लिखेंगे? एम आर एस। तो ये टाइटल है, तो टाइटल का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। तो ये 8 रूल थे, इसके अलावा एक एडवांस रूल और है। आप इतनी देर तक क्लास में, इसलिए आपको एक एडवांस टिप दे रहा हूँ। जैसे किसी भी बुक का नाम होता है ना,
बुक का नाम, हाँ, किताब का नाम, वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। किसी मूवी का नाम, फिल्म का नाम, वो भी किस में होगा? कैपिटल में होगा। तो कैपिटल। ये रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन थे। तो अब इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई? फर्स्ट है स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, फुल स्टॉप के बाद पहला लेटर हमेशा कैपिटल आएगा। दूसरा है आई, यानी मैं, आई जहां कहीं भी आएगा कैपिटल आएगा। तीसरा है प्रॉपर नाउन या किसी का नेम। अब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन ये आपको समझ में आ गई है दोनों, ठीक है। अगला है किसी डे, मंथ और हॉलीडे, किस में आएंगे? कैपिटल में। लैंग्वेज के नेम जितने भी है किस में आएंगे? कैपिटल में। सिटी का नाम, कैपिटल। किसी कंट्री देश का नेम, नागरिकता नेशनैलिटी का नेम और ज्योग्राफिक लोकेशन का नेम, जैसे नॉर्थ अमेरिका है या एशिया है, ठीक है। फिर टाइम पीरियड और एरा, और लास्ट में टाइटल। सिंपल है ये। और एक ही लास्ट में, और एब्रेविएशन जितने भी होते हैं ना, एक्रोनीम या एक्रोनीम किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ ना सीईओ, इसको कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यानी कोई भी कंपनी होती है ना, कंपनी, उस कंपनी का जो हेड होता है, उस हेड को कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इसकी जो अपन ने शॉर्ट फॉर्म बनाई है, एक एक लेटर, चीफ का सी लिया, एग्जीक्यूटिव का ई लिया और ऑफिसर का ओ लिया, इस तरह से जो ये नाम बनते हैं ना, इस नेम को कहते हैं एक्रोनीम या एब्रेविएशन कहते हैं। तो इनके तीनों लेटर ही क्या होंगे? कैपिटल होंगे। क्लियर है? IASD। हाँ बिल्कुल, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, आरपीएस, आर। आरएएस, ये सारे इनको एक्रोनीम कहते हैं, एक्रोनीम या एब्रेविएशन, एब्रेविएशन कहते हैं। इस बार जल्दी टाइम पूरा हुआ आपका। क्या अब खत्म अगला हो है, गया? देखो एक तो अपन ने पढ़ा था कि लेटर्स होते हैं, ठीक है ना, 10 मिनट्स बची है आपके, ठीक है। एक होता है फोनिक्स। लेटर्स अलग चीज है, जैसे ये सारे कॉन्सोनेंट है, ठीक है। एक होती फोनिक्स। फोनिक्स का मतलब क्या होता है? आवाज। क्या होता है? आवाज। अब अंग्रेजी के हर लेटर है उनसे आवाज निकलती है। ये क्या है? बी। बी से आवाज निकलती है ब। ये है सी और के। सी और के, इनसे आवाज निकलती है क, ठीक है। सी से कभी कभी से भी निकलती है। नेक्स्ट है डी। डी का फोनेटिक क्या है? ड। अगला है आपका एफ। एफ का फोनेटिक क्या है? फ। नेक्स्ट है आपका जी। जी का फोनेटिक क्या है? ग। फिर है आपका एच। एच का फोनेटिक क्या है? नेक्स्ट है आपका जे। जे का फोनेटिक क्या है? जे। नेक्स्ट है आपका एल। एल का फोनेटिक क्या है? ल। नेक्स्ट है आपका एम। एम का फोनेटिक क्या है? म। नेक्स्ट है आपका एन। एन का फोनेटिक क्या है? न। पी। पी का फोनेटिक क्या है? प। फिर उसके बाद है क्यू। क्यू का फोनेटिक क्या है? ये ऐसे क्यू ही है इसका। आर। आर का फोनेटिक क्या है? र। एस। एस का फोनेटिक क्या है?
सड़क वाला स। हम्म, टी, टी का फोनेटिक क्या है? ट। हाँ, वी और डब्ल्यू, इन दोनों का फोनेटिक है वैसे वे, लेकिन इनको जब बोलते हैं ना, एक में जो होठ है वो जीभ के चिपकता है और एक में नहीं चिपकता है। फिर आपका है एक्स, इसका है के और आधा सेक्स। और जेड, जेड का क्या है? इसमें क्या होता है, ऐसे मधुमक्खी की तरह बजिंग साउंड आती है। छः। और दो साउंड होती है वो टी एच की आती है, टी एच की आती है। एक होता है सॉफ्ट टी एच, एक होता है हार्ड टी एच। सॉफ्ट टी एच होता है द की साउंड, और हार्ड टी एच होता है ज की साउंड। दैट, देम, दिस, दोज, ये सारे हार्ड टी एच है। तो ये है फोनेटिक्स। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? तो हैं? नहीं। अब इसके बाद आगे आती है लेटर्स, अपन ने देख लिए, अपर केस लोअर केस देख लिया। अब इन सब से मिलके, लेटर से मिलके आगे जब बढ़ते हैं इंग्लिश में, तो क्या क्या चीज बनती है? तो पहली चीज जो बनती है ना, वो बनती है वर्ड। क्या बनता है? वर्ड बनता है। तो वर्ड क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज। किसी भी भाषा का सबसे छोटा छोटा जो इकाई होती है उसको वर्ड कहते हैं। जैसे सी क्या है? लेटर है। ए क्या है? लेटर है। टी क्या है? लेटर है। इन तीनों को अगर मिला दें तो बन जाएगा कैट। तो कैट क्या है? वर्ड है। क्लियर है? वर्ड के बाद अगली चीज आती है फ्रेज। ठीक है, इस फ्रेज को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। यानी पूरा वाक्य नहीं, वाक्य का छोटा सा भाग। और इस क्लूज को भी क्या कहते हैं? वाक्यांश। और सेंटेंस को कहते हैं पूरा वाक्य। ये तीन चीज आई समझ में? है? आई कि नहीं आई? हाँ, आगे। तो अब है फ्रेज। वर्ड तो आपको समझ में आ गया। हाँ, वर्ड तो क्या होता है? नेक्स्ट है फ्रेज। फ्रेज को कहते हैं वाक्यांश। अब जो सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस, उसमें क्या होता है? एक तो सब्जेक्ट होता है और दो पार्ट होते हैं, उस दूसरे को प्रेडिकेट कहते हैं, वो आगे आएगा। तो सेंटेंस का पूरा मतलब होता है, कोई भी सेंटेंस है उसका पूरा मतलब होता है। तो फ्रेज जो होता है ना, ये एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसकी कोई पूरी मीनिंग नहीं होती है ना। उसमें सब्जेक्ट और वो जो दूसरा वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज मिलके सेंटेंस बनता है ना। सेंटेंस में तीन चीज होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस वर्ब और ऑब्जेक्ट को अपन कहते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कहते हैं। तो फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों नहीं होंगे, उसमें कोई एक चीज होगी। या तो नाउन होगी, या वर्ब होगी, या एडजेक्टिव होगा, या एडवर्ब होगा। कोई एक चीज होगी। जैसे ये लिखा हुआ ना, द बिग, द बिग, इसका मतलब बड़ा। अब बड़ा क्या है, कौन सी चीज है, इसका कोई खास मीनिंग नहीं होता, एक छोटा सा वर्ड का टुकड़ा होता है। यानी फ्रेज के अंदर एक से ज्यादा वर्ड होते हैं, एक से ज्यादा वर्ड। एक से ज्यादा वर्ड। रेड एप्पल। अब एप्पल क्या है? एप्पल क्या है बताओ? नाउन है कि नहीं है? क्योंकि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है ना। ऐसी वर्ब फ्रेज जैसे इज रनिंग क्विकली, एक छोटा सा टुकड़ा है।
तो इसमें रनिंग ये वर्ब है, लेकिन इसका कोई कंप्लीट मतलब नहीं है, तो ये फ्रेज है। एजेक्टिव आगे अपन पढ़ेंगे, वो वर्ड होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे टैलेंट है, टैलेंट, टैलेंट का मतलब होता है होशियार। ये भी एक तरह की कोई स्टेट है, नाउन है। इनक्रेडिबली टैलेंट यानी कोई बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। तो ये जो इतना टुकड़ा है दो वर्ड का, इसको अपन क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। तो सीधा याद रखना है, वाक्यांश जैसे हिंदी में अपन लिखते हैं बड़ा घर, तो ये एक फ्रेज है, पूरा वाक्य नहीं है ना। या यूं कहे कि मैं एक बड़े घर में रहता हूं, तो ये पूरा एक वाक्य सेंटेंस है, जबकि ये छोटा सा टुकड़ा जो है ये फ्रेज है। हाँ, हाँ तो आ जाए ढाणी। ऐसे ही एक दूसरा आता है क्लूज। क्लूज में क्या होता है, ये फ्रेज से बड़ा होता है, ठीक है ना। क्लूज जो होता है फ्रेज से बड़ी होती है, मगर सेंटेंस से छोटी होती है। इन दोनों के बीच में जो होता है, हिंदी में वैसे कहते हैं इसको भी वाक्यांश ही है। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, सी वेंट टू द स्टोर, वो एक स्टोर में गई। अब वो क्या लेने गई, कब गई, इससे पूरी मीनिंग नहीं होती है, तो आधी अधूरी। फ्रेज में तो मीनिंग कुछ नहीं होती, खाली एक हिंट ही होता है, जबकि क्लूज के अंदर थोड़ा मतलब होता है। अभी आगे और आएगा, इसमें ये दो तरह के क्लू होते हैं। एक तो होता है डिपेंडेंट ना, डिपेंडेंट का मतलब होता है किसी पे निर्भर करने वाला। एक होता है इनडिपेंडेंट, मतलब वो खुद अपनी मीनिंग बताता है, थोड़ा बहुत हिंट बताता है। जैसे ये इंडिपेंडेंट क्यों है, सी वेंट टू स्टोर, सी मतलब कोई आ गया फिक्स की कोई लड़की है, वो गई है, कहाँ गई है, स्टोर गई है, मतलब किसी। तो इसमें और किसी सब्जेक्ट की या वर्ब की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में एक थोड़ा सा हिंट देता है। अभी डिपेंडेंट क्लूज क्या होता है, उसमें उस जो वाक्यांश है उसको